पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग इसमें का निबंध जो है भीमराव अम्बेडकर का वो पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ हम लिख दिए हैं क्लास 10th हिंदी। जो चैप्टर का नाम है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन, श्रम मतलब मेहनती, उनका विभाजन, और जाति पाति नहीं जाति प्रथा। इसका लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इन्हें बाबा साहब भी कहते हैं। इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, अर्थात इन्हीं ने संविधान लिखे थे। तो हम इस निबंध को पढ़ेंगे और आप लोग अपना बुक खोल के बैठ जाइएगा अच्छा से और देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, ताकि क्वेश्चन आंसर करने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए इस निबंध में जो भी मतलब बात पर इन्होंने प्रकाश डाला है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन, यानी मध्य युग की ये बात है, मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार के विषय पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उनकी असमर्थता प्रकृति पर भी यह एक संभ्रम विदिता का दृष्टिकोण उभार सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिक के लिए यह उल्लेख अत्यंत शिक्षा प्रदत्त है। यानी कि हमारे समाज में मध्ययुग में बहुत सारे कुरीतियाँ थी, उन्हीं पर इन्होंने प्रकाश डाला है। जात पात का बहुत सारा भेदभाव होता था, जैसे निज जाति के लोगों को मंदिर मस्जिद इस सब में घुसने नहीं दिया जाता था। निज जाति के लोग को वहाँ उस समय कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं था। मध्य पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग के जो भी लोग थे उन लोग पर शोषण किया जाता था। इन्हीं पर भीमराव अम्बेडकर ने प्रकाश डाला है। ऐसे भी ये भी एक निर्धन परिवार से बिलोंग करते थे और एक निज जात के ही थे। तो चलिए इस निबंध को हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से समझते रहिए, सुनते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। नाम तो यहाँ लिखिए दिए हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी बाबा साहब कहते हैं कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है कि आज भी इतना जात पात भेदभाव हो रहा है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी उस समय ऐसा था कि मान लीजिए कोई बढ़ई है तो वह लकड़ी फाड़ने का काम करेगा, कोई लोहार है तो वह लोहा लकड़ का काम करेगा, कोई मलाह है तो वह मछली मारने का ही काम करेगा। जबकि उसके पास अन्य करने का टैलेंट है फिर भी वह नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय जाति प्रथा थी। यानी कि जिस भी इंसान का जन्म जिस जात में हो गया तो वह स्वच्छता पूर्वक अपने जो पूर्वज कर रहे हैं वही उसी कार्य में वह लग जाता था। यही बात बाबा साहब कहते हैं कि समर्थन का यह आधार कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यानी जाति प्रथा भी श्रम विभाजन या जाति के आधार पर ही उस समय श्रम को बांटा गया था। श्रम मतलब काम को बांटा गया था कि तुम लोहार हो तो लोहा का ही काम करना है। तो वही कहते हैं चूँकि जाति भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। यानी बाबा साहब कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के भी साथ साथ रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन नीचे ही यह सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्याख्या श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। केवल यह भारत का ही एक समाज। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती हैं। यानी बाबा साहब कहते हैं कि श्रम के आधार पर तो सही है कि हम
मान लीजिए कि लोहार हैं तो लोहा का काम कर रहे हैं, हम बढ़ई हैं तो चीर फाड़ का काम कर रहे हैं, लेकिन इससे ऊंच नीच भी हो जाता था कि ये काम कर रहे हो तो तुम नीच हो और ये जो बड़ा काम कर रहे हैं हम उच्च हैं। तो ही बाबा साहब कहते हैं कि भारत की जाति या प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती हैं, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि यह केवल हमारे ही समाज में है, विश्व के अन्य समाज में नहीं है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, वे कहते हैं अगर जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए यानी जाति के आधार पर श्रम यानी कामों को बांट दिया जाए, तो यह अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक हैं। यानी बाबा साहब कहते हैं जाति प्रथा को यदि श्रम के आधार पर बांट दिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगर मान लीजिए कोई नीच जाति का लड़का है, वो पढ़ लिख लिया है, उसके पापा मान लीजिए कोई मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, तो वो नहीं करना चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि यह जाति प्रथा है, हमारे जो पूर्वज कर रहे हैं हमको वही करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है हम पढ़ लिख के आगे बढ़े, हमारे पेरेंट्स जो कर रहे हैं वह ना करे, इसलिए बाबा साहब कहते हैं मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनना स्वयं कर सके। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि श्रमिकों का समाज निर्माण करने के लिए आवश्यक है हम व्यक्तियों की क्षमता के आधार पर काम को बांट सकते हैं कि जो व्यक्ति जिस लायक है उसको यह काम दिया जाए। अब मान लीजिए कोई IPS IAS अधिकारी को कहिएगा कि हल चलाने के लिए थोड़े चलाएगा, लेकिन उस समय जाति प्रथा थी, अगर वो नीच जात का है तो सेना में भी चल जाएगा। मान लीजिए कोई धोबी है वो सेना में भी चल गया तो वो जितना सैनिक है वो सबका कपड़ा धोएगा। श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है हम व्यक्तियों की क्षमता या सीमा तक सीमित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य चुनाव स्वयं कर सके, वह चुन सके कि नहीं हम यह नहीं करेंगे। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य का प्रतिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण जैसे माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यानी बाबा साहब कहते हैं उस मनुष्य के अपने जो उसको काम चुनना चाहिए ये सब उसकी आज़ादी न देकर उसको उसी समय यह निर्धारित कर दिया जाता है कि यह यही काम करेगा जब वह गर्भ में रहता है। यानी जब गर्भ में रहता है तभी यह निर्धारित कर दिया जाता है कि यह लोहार है तो लोहा का ही काम करेगा, उसकी स्वच्छता जाने बिना। इससे मनुष्य की प्रतिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे को दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए कहीं पेशे में बांध देती है, भले ही वह पेशा अनुपयुक्त क्यों न हो। बाबा साहब कहते हैं कि जो जाति प्रथा है वह दोषपूर्ण प्रथा है क्योंकि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, चाहे वह पेशा उपयुक्त क्यों ना हो, और फलस्वरूप मनुष्य उसी पेशे में जीवन भर के लिए जीने मरने पर विवश हो जाता है। भले ही वह पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, लेकिन उसको दूसरा काम नहीं दिया जाएगा क्योंकि जाति प्रथा है। आधुनिक युग में यह स्थितियाँ प्रायः आती हैं क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थिति में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह सकता है। बाबा साहब कहते हैं अगर मनुष्य को उसकी स्वच्छता के आधार पर उसको ज़रूरत के अनुसार उसकी पेशा बदलने की अनुमति न दिया जाए तो भूखे मरने का सिवा और क्या रास्ता है। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया, उसे मजदूरी होकबे नहीं करेगा, और उसके माता पिता हैं जो मजदूरी करते हैं तो क्या करेगा, भूखे न मरेगा।
इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि उसके मरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी समाज को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू समाज जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती हैं। लगभग आज तो ये सब नहीं है, आज सब सरकार सब समाज को कर रहा है। यह मतलब उस समय की बात है कि हिंदू समाज जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती हैं जो उसका पैतृक पेशा ना हो। पैतृक पेशा का मतलब जैसे हमारे दादा, छेड़दादा, माता पिता जो काम करते हैं हमारा पैतृक पेशा है। मान लीजिए हमारे माता पिता मजदूर हैं, खेतों में काम करते हैं, हमारा पैतृक पेशा है तो हमको वहीं करना पड़ेगा, भले ही वह उसमें पारंगत हो, यानी कि भले ही इस काम से वह सहमत नहीं हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछेगा कि भारत समाज में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, तो जाति प्रथा क्या था यहाँ से कि इस प्रकार पेशे परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। देखते हैं इधर। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति तथा गंभीर दोषों से युक्त हैं। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। कहते हैं कि मनुष्य के स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, वह चाहकर भी दूसरा काम नहीं कर सकता है जो उसका पैतृक न हो। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है, यानी उनके रुचि के कोई महत्व नहीं है। अगर वो करना भी चाहे कि हमें काम नहीं करेंगे, उसको करना पड़ेगा क्योंकि उसकी पैतृक पेशा है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीब और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या है जितनी बड़ी बहुत से लोग निर्धारण कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं। ऐसी स्थिति संभवतः मनुष्य के दुर्भावना से ग्रस्त रहकर वह टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, यानी उसका मन नहीं है काम करने का, फिर भी वो उसे काम करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में जहाँ काम करने वाले का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा काम कर दे दिया जाए जिसमें आपका मन ही नहीं लग रहा है, तो उसमें आप कैसे सकुशल बनिएगा, उसके बारे में डीप में यानी गहराई में कैसे नॉलेज आपको प्राप्त होगा जबकि उसमें आपका मन ही नहीं लग रहा है। यही बाबा साहब कहते हैं कि मजबूरन वो सब आदमी टालू काम करता है, यानी जो काम करने का मन नहीं है वो काम करता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी बाबा साहब कहते हैं कि जाति प्रथा क्या है, एक हानिकारक प्रथा है। अतः यह क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। उसके अंदर दूसरे काम करने की टैलेंट है लेकिन जाति प्रथा है, उसको यह करना ही नहीं दिया जाएगा। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यानी बाबा साहब कहते हैं अगर आप लोग जो हम लिखे हैं इसको पढ़िएगा तो आप भी सोचिएगा कि आप तो यह बोल दिए कि गलत है जाति प्रथा, लेकिन आपके समाज में एक सभ्य, आपके मतलब दिमाग में एक सभ्य समाज क्या है। तो वहीं बाबा साहब बताते हैं, यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध में हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित हो, यानी सभी मिलजुल कर रहे, सबकी स्वतंत्रता हो, अपने अपने काम चुनने की, अपने टैलेंट के अनुसार काम चुनने की, भ्रातृत्व भावना यानी एक दूसरे में भाई की भावना हो। क्या यह ठीक है? और पैतृक अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो। यानी कहते हैं बाबा साहब कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित हो। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है?
किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको अपनी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क, अनेक साधन व असंख्य उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह वास्तविक रूप हो। यानी बाबा साहब कहते हैं कि जो भी एक ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें भाई की तरह सब आदमी एक दूसरे को माने, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की सुरक्षता के अनुसार उसको काम दिया जाए और यह दूध पानी के मिश्रण की तरह साफ हो, उसमें कोई छल कपट ना हो। यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। और बाबा ने इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र दिया है। तो आपके अगर पूछ सकता है कि बाबा ने किसे स्वच्छ लोकतंत्र माना है, तो भातृत्व भावना को ही बाबा ने लोकतंत्र माना है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या का ही एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। चलिए बच्चों, हमने यह जो निबंध था उसको पढ़े और समझाने का प्रयास किए। आप लोग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम पंखा बंद करके वीडियो बनाते हैं ताकि आवाज़ में कोई दिक्कत ना हो, आप लोगों को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग समझते होंगे कि 10-12 मिनट का वीडियो रहता है, इसको बनाने में, लोड करने में लगभग 1.5-2 घंटा लग जाता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। दूसरे वीडियो में इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर होगा उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे।